अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैन आशिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। आज सबसे पहले इस प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिकी इलेक्शन के बाद जो इक़्तिदार की मुंतकिली हुई, जो बाइडन 46वें सदर के तौर पर मुंतखब किए गए। दूसरी जानिब हम बात करेंगे फ़ान फंडिंग की और इसके साथ साथ शाहीन 3 मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे अब्दुल रहमान राना साहब के साथ। बहुत शुक्रिया राना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया मैडम आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। तो राना साहब बताइएगा, नौ मुंतखब सदर की हलफ बर्दारी हुई और इसमें ट्रंप मौजूद नहीं थे, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, ट्रंप जो पहले से ही नारे लगाते आ रहे थे सनिया कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता, बदतरीन धांधली हुई है, अमेरिकी इलेक्शन जो है वो तारीख़ का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन बनाने की कोशिश की ट्रंप की तरफ से। और इससे पहले आपने देखा कि उन्होंने वाशिंगटन पे उनके हामियों समेत चढ़ाई भी की। तारीख़ की बदतरीन बदनज़मी देखने में आई हमें अमेरिका में, और जमहूरी अदारों ने इसको वेलकम नहीं किया, अमेरिका की जमहूरियत ने इसको वेलकम नहीं किया। मेरा ख्याल है हज़ीमत थी, सख्त हज़ीमत थी सदर ट्रंप के लिए उस वक्त जब उनको इस सारे प्रोसेस से बाहर रखा गया। और उसके बाद जब उनसे कुछ ना बना तो उन्होंने ज़ाहिर है किस तरह से लोगों को फेस करते। अगर तो तमाम सदूर की तरह जिस तरह से अमेरिका के सदर अपने खुले दिल का मुजाहरा करते हैं और नए मुंतखब होने वाले सदर को वो अपना दिल खोल के वेलकम करते हैं और हलफ बर्दारी की दावत देते हैं, इस तरह का कोई काम देखने में नज़र नहीं आया सदर ट्रंप की तरफ से। देखें, सियासत में हार जीत होती है। अगर आप ये इलेक्शन हार गए तो अगला इलेक्शन आप जीत सकते थे। इसका ये मतलब नहीं कि अगर मैं नहीं तो मैं सब कुछ ही मिलियामेट कर दूंगा। ये एक जो पैगाम देने की कोशिश की दुनिया भर में, उसको मुस्तरद किया गया। यही वजह है कि ट्रंप किसी भी साइड पे हमें नज़र नहीं आए। और ट्रंप का जो मामला थे वो दुनिया भर में जगहंसाई का बायस बने अमेरिका के लिए। इसलिए सदर ट्रंप को मेरा नहीं ख्याल कि इस तकरीब में आना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने बाइकाट भी किया कि अगली दफ़ा मैं दोबारा आऊँगा इसी ओहदे पर। ये एक ज़िद्दीपन की निशानी कह सकते हैं हम इस सारी सूरत हाल को, कि अगर मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। लेकिन जो इक़्तिदार की मुंतकली है वो बड़े ही सिक्योरिटी के हिसार में हुई। 1-2 लाख से ज़ायद लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। जो बाइडन ने 46 में साहब क्या वजह, माजी में तो ऐसी कोई तकरीब नहीं देखी गया, स्पेशली हलफ बर्दारी की, जिसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ ये जो है अदायगी की गई। सबसे बड़ी वजह यही है ना कि वाशिंगटन पे उनके हामियों ने हमला कर दिया, सेनेट के ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, नेशनल गार्ड को बुलाना पड़ गया, पुलिस एक्टिव और फिर ये वाला तमाशा पूरी दुनिया ने देखा, जबकि तारीख में ऐसा कभी देखने में नहीं आया। 150 साल जदीद दौर में अमेरिका के कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि सेनेट पे हमला कर दिया जाए या लोग जो हैं वो शैतान का रूप धारे आके तो वो सदर सेनेट की सीट पर हमला कर दें और लोग अपनी जानें बचा के वहाँ से निकलें। एमरजेंसी नाफज करनी पड़ गई। वाशिंगटन में मुजाहरों के लिए नेशनल गार्ड को मुजाहरे रोकने के लिए बुला लिया गया। तो जब आर्मी आ जाती है तो आपको पता है सिक्योरिटी फिर सख्त हो जाती है। कल भी हमने देखा जब 9:15 में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को जब हलफबर्दारी की तकरीब नशर हुई तो सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि उनको भी जो है वो बुलेट प्रूफ शीशों के हिसार में जो बाइडन को रखा गया। जैसे अमेरिकी सदर आम लोगों में आके घुलते मिलते थे, कल उस तरह की कोई तकरीबा सामने नहीं आई। और यही वजह थी कि उनको भी खतरा था कि शायद ट्रंप के हामी या ट्रंप के वो जुनूनी लोग जो ट्रंप की बात पर लब्बैक कहते नज़र आते थे वो कहीं फिर से हमला ना कर दें। ये सारी वजूहात थी जिनकी वजह से इतनी सिक्योरिटी के हिसार रखे गए थे। और तकरीबन 9000 से ज़ायद लोग जो थे वो उसमें उस वक़्त कर रहे थे। हर जगह फ़ौज ही फ़ौज थी। वाशिंगटन एयरपोर्ट को भी हलफबर्दारी मुकम्मल होने तक बंद रखा गया था। शहर में आने के लिए परवाज़ों को भी रोक दिया गया था। डाउनटाउन वाशिंगटन की हेलीकॉप्टरों की मदद से मसलसल निगरानी करती रही है। और इधर हलफबर्दारी के करीब से खिताब करते हुए जो बाइडन ने क्या खूबसूरत लहजा अपनाया था। उन्होंने कहा था कि हम अंदरूनी दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। वो जो वाशिंगटन पे हमला हुआ था उसको वो दहशतगर्दी की तबीर कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ रोज़ कबल जब कैपिटल हिल पर हमले ने जमहूरी बुनियादें हिला दी थी तो ट्रंप का कहना था कि आज जमहूरियत का दिन है, जमहूरियत एक बार फिर गालिब आ गई है, आज शख्सियात की नहीं जमहूरी अमल की फतह हुई है, अमेरिका को फिर से मुत्तहद करने का दिन आ गया है। और उन्होंने जो अपने वादे किए थे, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपने इलेक्शन में वादे किए थे, पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए बड़ी ही उन्होंने एक मुस्बत जो मैं कहता हूँ सियासत की रविश डाली है, उसको पाकिस्तान में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जो उन्होंने अपने वादे किए थे, 15 पॉइंट का जिक्र किया था, उन्होंने अपने पहले ही दिन सरियाँ तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो
मुस्लिम ममालिक वीज़े का जो मसला था उनकी पाबंदियाँ हों, कुछ ममालिक पर पाबंदियाँ लगाई थी। फ्रांस मुआहदे में शामिल होना था, पेरिस मुआहदे में, उनमें जो इक़दामात उठाए उन पे उन्होंने स्पेशली दिखाया गया, सिग्नेचर करके दिया, कि बिल्कुल। ये आने वाले वक्त में ये फिर इक़दामात उनका किए जो जाएंगे। सबसे बड़ा नारा था कि ब्लैक लिव मैटर्स, के जो कालों के ख़िलाफ़ नफ़रत है उसको ख़त्म किया जाएगा, उस पर उन्होंने बात की अपनी तकरीर के दौरान। और उन्होंने कहा कि अमरीकी अवाम इख्तलाफात को पस्त डालकर कोरोना वायरस, माशी मसाइल और नस्लियत पसंदी के खिलाफ मुतहद हो जाएँ। इस वक्त खाना जंगी का हमें सामना है और इतना अमेरिका को जंगों ने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि कोरोना वायरस ने नुकसान पहुंचाया। तो वो समझते हैं इस वक्त अमेरिका को किन किन अमूर पर जो है वो किन किन मुश्किलात का सामना है। तो उन्होंने उन्हीं बातों को देखा। मेरे ख्याल में ये तकरीब में इसलिए भी ताख़ीर की गई क्योंकि एक तो कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए और दूसरी जानिब जो है ट्रंप की जानिब से जो मुतनाज़ा बनाया जा रहा था। जी बिल्कुल, इसी तरह दुनिया भर के आलमी रहनुमाओं ने भी बाइडन को ये ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। सबसे पहले वज़ीर आज़म ने भी उनके लिए यहाँ पे ट्वीट किया, फ़ौजी यादगार पर हाज़िरी दी है ट्रंप ने और नेक ख्वाहिशात का इज़हार दुनिया भर से उनका आया। बाइडन ने अपने नामज़द वज़ीर ख़ारजा की सेनेट से तौसीक होने तक डैनियल स्मिथ को कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया है। हलफ उठाते ही ट्विटर ने सदर नायब सदर को इनके अकाउंट्स फराहम कर दिए। जो बाइडन ने अमरीकी सफ़ीर बराए इसराइल का नाम तब्दील करते हुए अमरीकी सफ़ीर बाय इसराइल मगरबी किनारा और गज़ा रख दिया है। मुबसरीन के मुताबिक नए सदर इन इलाकों को इसराइल का हिस्सा तसव्वुर नहीं करते। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए, जिनके जज्बात ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लिए धड़कते थे। इससे पहले हमने देखा कि ट्रंप ने गैर मशरूत तौर पर सबसे ज़्यादा झुकाव जो है वो इसराइल की तरफ रखा और चाहते थे वो कि इसको जो गज़ा की आबादी है उसको भी जो है वो इसराइल के हिस्से में डाल दिया जाए। 176 नई कॉलोनियाँ बनाने का ऐलान किया था इसराइल ने कुछ दिन पहले। तो अब ये जो बाइडन का तर्ज़ अमल है ये मुसलमानों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम माना जा रहा है। इसके साथ साथ आप किस तरीके से कह सकते हैं कि जो बाइडन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कारामद सदर है? ये इसलिए है कि जो बाइडन की अगर हम टीम देखें तो उसमें पहली दफ़ा 2 मुसलमान औरतें जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है उसको भी शामिल किया गया है। तो इस वजह से इंडिया में भी बड़ी जो है वो इस टाइम हाहाकार मची हुई है। इंडिया में भी सफ़े मातम बची हुई है। अगर मैं आपको उनका बताता चलूँ कि वो लोग हैं कौन कौन, तो उनमें सबसे पहले जो ख़ातून हैं जिनको बड़ा ही अहम ओहदे दिए गए हैं, एक तो सुमेरा हैं जिनको सदर जो बाइडन ने अपने बड़े ही अहम ओहदे पर नवाजा है। और जो इंडिया है इसमें इस टाइम सफ़े मातम बिछी हुई है कि अगर जो बाइडन और कमेला हैरिस जो कि पहले भी नायब सदर हैं और वो कश्मीरियों के लिए खुल के हक़ में बात करते रही हैं, तो उनकी तरफ से मुसलमानों को 2 बंदों को बीच में लेके आना, 2 औरतों को ख़ास तौर पर लेके आना, इससे जो है वो बड़ा मसले सामने आ रहे हैं इंडिया की तरफ से। अगर उनका नाम मैं लूँ तो आयशा शाह हैं पहली। आयशा शाह को उन्होंने डिजिटल पुलिस साज अदारे की मेंबर, नए सदर की टीम में 2 कश्मीरी ख़वातीन की शमूलियत से इंडिया में सफ़े मातम जैसे मैंने पहले बताया कि बची थी। इनमें से एक ओहदा पार्टनरशिप मैनेजर 8 वाइट हाउस ऑफिस द डिजिटल स्ट्रेटजी कहलाएगा। चूँकि वो वाइट हाउस की नई डिजिटल पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल दरामद कराने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, इसलिए कई ममालिक इनके हवाले से सवालात किए जा रहे हैं। आयशा शाह की बात की मैंने आपको और सुमेरा की बात की। सुमेरा का मैं आपको बताऊं तो इनका शुमार डिजिटल दुनिया की अहम फ़ाल और मुतहरिक माहरीन में होता है। सुमेरा फाजली जो है नेशनल इकनॉमिक कौंसिल की नायब सरबराह बनेगी। नेशनल इकनॉमिक कौंसिल की नायब सरबराह, जिसने मुआशरत के काम करने हैं, जिसने बैंकों को रिस्टेट करना है, जिसने मुआशरत की बहाली करनी है। तो ये दोनों अहम जो ख़वातीन हैं इनके लिए बड़े ही इन्होंने ना मामला सेट कर दिए हैं। इसलिए दुनिया में बड़ी हाहाकार मची हुई है कि ट्रंप के बाद ट्रंप का जो रवैया था, ख़ास तौर पे उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि वो कश्मीरी के लिए आवाज़ उठा सकें, लेकिन मुस्लिम ममालिक के लिए उनका जो मामला थे वो काफ़ी तंगी का नज़रिया रखते थे। लेकिन यहाँ पे हमने देखने में मिला है कि जो बाइडन है उन्होंने पहले ही दुनिया को अच्छा तासुर दिया है। अपनी जो 2 सेक्रेटरीज उन्होंने इस हवाले से रखी हैं, कमेला हैरिस जिनके एक बड़ी खिदमात थी अमेरिका के लिए, उनको पहली वो नायब सदर हैं जो नायब सदर की औरत पर पहली औरत हैं, क्योंकि इससे पहले 150 साल हिस्ट्री में
कोई भी खातून अमेरिका की नायब सदर के लिए नहीं रही। तो ये अमेरिका के लिए बड़ा ख़ास है कि कमला हैरिस जो है वो नायब सदर मुंतखब हुई हैं। इसके साथ साथ उनका जो सबसे बड़ा स्टांस था वो यही था कश्मीर के हवाले से। अब कश्मीरियों के लिए आवाज़ वो हमेशा उठाती रही हैं। अब देखना ये होगा कि वो किस तरह से कश्मीरियों का मुकदमा लड़ती हैं। और भारत की नींदें जो ख़राब हुई हैं वो चाहेगा कि जो बाइडन को भी शीशे में उतारने की कोशिश की जाए जिस तरह के वो ट्रंप को उतारते थे। लेकिन कमला हैरिस के लिए यहाँ पे वो बड़ा जो है वो इस टाइम मुश्किलात, या मैं समझता हूँ आजमाइश का वक्त शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो वो अपोजिशन में थी। अपोजिशन में होना मसला अलग होता है, जब आप हुकूमत में आ जाते हैं सनिया तो वहाँ पे मामला तो उल्ट जाते हैं। अब उनको जो वो बातें करती रही हैं उनको प्रैक्टिकल करने का वाक़या आ गया, वक्त आ गया है, क्योंकि कश्मीर में अरसा दराज के साथ इंसानियत सोज वाक़यात होते आए हैं। हमने देखा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तहरीक को मुसलसल कुचला गया है। अब उसको ज़िंदा करने का दोबारा से टारगेट दिया गया था कमला हैरिस ने अपने आप को कि हम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करेंगे। जब हुकूमत में आएंगे तो कश्मीरियों के लिए ये सारे काम हम खुशी से करेंगे। अब उनके लिए ये टारगेट सामने आया है। अब चूँकि वो एक अहम ओहदे पर भी पहुँच चुकी हैं तो अब देखते हैं कि वो कश्मीरियों के लिए क्या कर सकती हैं। राना साहब बताइएगा आखिर क्या वजह है, ओवरऑल बात कर रही हूँ, कि हार जाने वाला जो सदर है वो जीत जाने वाले की जीत को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाता है? आखिर मेंटली एक्सेप्टेशंस क्या होती हैं? देखें, ये तो अमेरिका की मैं कह रहा हूँ जमहूरियत, जहाँ पे बिल्कुल ही शानदार जमहूरियत जिसको दुनिया अप्लाई करती है, उस जमहूरियत की एक बदतरीन मिसाल थी। वहाँ पे हर सदर ने ही हमेशा पहले ही आने वाले सदर जो मुंतखब होता था उसका उन्होंने बिल्कुल ही एहतराम किया था। लेकिन ये ट्रंप ऐसे सदर हैं जिन्होंने बिल्कुल एहतराम नहीं किया और वो नवाज शरीफ बन गए उधर के कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। हालांकि अगर कोई जीत गया तो उसमें को मानने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और अमेरिका के इलेक्शन फेयर तरीन इलेक्शन होते हैं जहाँ पे दुनिया भर की नज़रें होती हैं, तो इसको भी मुतनाज़ा बनाना मेरा ख्याल है गैर हकीकी है। राना साहब के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो राना साहब बताइएगा कि फंड फंडिंग केस जो है क्यों इतनी अहमियत इख्तियार कर गई है? देखें, ये केस जो है काफ़ी पुराना है, 6 साल हो गए हैं इसको लगे हुए। अकबर एस बाबर की जानिब से ये केस दायर किया गया था जो तहरीक इंसाफ के रुकन थे। और जब उनको तहरीक इंसाफ में गैर फाल वो हो गए 2011 के बाद, जब तहरीक इंसाफ ने फिर उड़ान भरी तो उनको अपना किरदार नज़र नहीं आया, तो वो थोड़े से लालची मैं कहूँगा इस सतह पर हो गए कि मुझे भी इसमें हिस्सा दो। जब इमरान खान साहब ने उनको खातर में नहीं लाए तो वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से केस लेकर कुछ कुव्वतों के कहने पर, जैसे कि कल हुकूमती वज़रा कह रहे थे कि शायद नवाज शरीफ के कहने पर या नून लीग के कहने पर वो इसको जो है वो लेके गए हैं। बज़ाहिर तो इसकी कोई वजह नज़र नहीं आती मुझे, लेकिन जो सामने इस केस की रुदाद थी वो बड़ी दिलचस्प थी। हमेशा यहाँ पे हमने देखा कि तहरीक इंसाफ जो है वो जब भी उनके वकीलों को बुलाया, बाबर अवान पहले इस पर पेशियाँ देते रहे, जब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे तब भी वो पेशी अपनी देती रहे। उसके बाद इनके मुख्तलिफ़ टीम्स जो हैं वो इस हवाले से देती रही। लेकिन इसको तब हवा का झोंका अपोजिशन ने अपने लिए करार दिया ताज़ा, जब नवाज शरीफ की सियासत जो है वो दोराहे पर खड़ी हो गई आके। वो नाअहल हो गए, मुल्क से बाहर चले गए। उनके पास लॉन्ग मार्च किया उन्होंने, उनकी जमात ने सपोर्ट किया मौलाना फजलुर रहमान को उनके लॉन्ग मार्चेस में। और इसके साथ साथ जब सियासत में देखा कि उनको कहीं से एंट्री नहीं मिल रही और बड़े एहतजाज जलसे जुलूस हर शहर में करके देख लिए और हर जगह से, ख़ास तौर पर जब लाहौर में मरियम ने ये ऐलान किया कि आर या पार की सियासत होगी, उस आर या पार के नाकाम जलसे के बाद जब अपोजिशन को कोई राह नज़र नहीं आई तो उन्होंने अब सारी आवाम का जो ध्यान है वो फॉरेन फंडिंग केस की तरफ लगा दिया। कुछ मीडिया हाउसेस को इसके हवाले से प्रोपेगेंडा करने के लिए और इस केस की अहमियत को उजागर करने के लिए बड़ी सारी फंडिंग हुई। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक हवा खड़ा कर दिया गया कि शायद इसमें से कोई मामला निकलेंगे। तहरीक इंसाफ ने 48 वैसे सोशल मीडिया पे दिखाया गया था कि ये केस पीटीआई के ऊपर से, आई मीन इमरान खान के ऊपर से ख़त्म हो चुका है।
نہیں اور وہ کوئی کیس ثبوت نہیں، وہ کیس الگ تھا جس میں وہ ثبوت نہیں تھے. وہ تھا عمران خان کے جو دھرنا دیا تھا انہوں نے, تو اس میں سے ان کو نکال لیا گیا تھا. عمران خان کو جو پارلیمنٹ پہ حملہ تھا اور پی ٹی وی حملہ کیس میں سے ان میں سے خارج کیا گیا تھا. اس کیس کی ابھی بھی ہیئرنگ جاری ہے اور اکبر بابر ابھی بھی اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں. اس کو مزید پرلونگ کرنا چاہتے ہیں کہ ان پہ شاید ہم کیس زیادہ دباؤ بڑھائیں. اس کے بعد جب تحریک انصاف کی طرف سے موقف دیا گیا اور تمام ثبوت جمع کروائے گئے, تو تحریک انصاف کے ایک ایم این اے ہیں فیصل آباد سے, انہوں نے جب دیکھا کہ ہم تو جواب دے رہے ہیں, باقی دوسری پارٹیاں کیوں نہیں دے رہی, کیونکہ ماضی میں خود محترمہ بینظیر بھٹو اور کچھ اداروں کے سربراہ جن میں آئی ایس آئی چیف بھی سابق تھے, انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف مسلم لیگ نون کو بھی فنڈنگ کی گئی ہے اسامہ بن لادن کی طرف سے تاکہ یہ ختم کیا جا سکے پیپلز پارٹی کی حکومت کو, بینظیر کی حکومت کو. تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ اگر ہمیں کٹہرے میں لایا جا رہا ہے, ہم سے فنڈنگ کا پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے, ہم نے تو دے دی ساری, تو اس حوالے سے دوسری پارٹیوں کا بھی ڈیٹا چیک کیا جائے. نون لیگ کو بھی چیک کیا جائے کہ کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوئی, اور پیپلز پارٹی کو بھی چیک کیا جائے کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوئی, اور مولانا فضل الرحمان کو بھی چیک کیا جائے کہ کہاں کہاں سے ان کو فنڈنگ. میرے خیال میں اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے تو اب ثبوت دے دیے سارے, اب ثبوت دینے کی باری ان کی اپنی ہے کہ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اب یہاں پہ ان کو دھچکے لگے ہوں کیونکہ ان کے تو ثبوت منظر عام پر سامنے ہے کہ کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے. پہلے تو پاکستان میں کوئی پوچھتا نہیں تھا. وزیر اعظم نے بڑا اہم اعلان کر دیا کہ جناب اگر آپ سب نے کرنا ہی ہے تو ٹی وی پہ مناظرہ کریں, سب کے سامنے اوپن ہیئرنگ کریں, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے ہوتا ہے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان, مسلم لیگ روڈ, تحریک انصاف کو, ان تمام کو بٹھانا چاہیے, تو وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے. اچھا, اس میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے ثنیا, وہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا جو نقطہ پی ٹی آئی کے لیے موڑنا چاہتے تھے, وہ اب تمام جماعتیں اس کا اپنا جواب دینا چاہتی ہیں. کل پی ڈی ایم نے اس حوالے سے اپنی یادداشت پیش کی ہے, اور اس سے پہلے 2 روز قبل انہوں نے وہاں پہ ایک احتجاج بھی کیا. وہ احتجاج بھی ناکام نظر آیا, چھوٹی سی ایک جلسے کی شکل میں طلوع ہوا اور 1-2 گھنٹے تقریر گن گرج کر کے چلے گئے. وہاں سے یادداشت پیش کی گئی کہ جلدی سے جلدی اس کا فیصلہ کیا جائے. اب فیصلے میں روڑے بھی لٹکانے والے خود ہیں. جو بابر ہیں, وہ ان کی میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ آج پھر کہتے ہیں کہ مجھے سکروٹنی کمیٹی پہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا انصاف ہوتا. تو اگر اسی طرح کے آپ حیل و حجت کرتے رہیں گے وزیر اعظم پہ, آپ صرف پریشر بنانے کے لیے امریکہ یا اسرائیل یا بھارتی لابیوں کا ذکر کرتے رہیں گے, ثبوت آپ کے پاس کچھ نہیں ہوں گے, تو پھر آپ کے لیے معاملہ کہیں خراب ہو سکتا ہے. اگر اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی تو اپوزیشن پھر کیا کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی اب احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کہاں کہاں سے فنڈنگ لی ہے, انہوں نے کس جو اس غبارے کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ شاید اس میں سے کچھ نکل آئے گا. اگر اس میں سے کچھ نہ نکلا تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی. یہ بڑا اہم ٹاپک بن چکا ہے اب تک. پھر ان کو آر پار والا دوبارہ وہ اٹھانا پڑے گا. آر پار کے علاوہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی نا. اس کے علاوہ تو ان کے پاس اب کوئی رہ ہی نہیں گیا جس پہ یہ سیاست کر سکیں. کوئی پوائنٹ نہیں رہ گیا. اس پوائنٹ میں اب ہوا بھر رہے ہیں کہ شاید اس پوائنٹ سے ہی کچھ نکل آئے. میں رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, وزیر اعظم عمران خان کا اس سارے عمل میں کیا رد عمل رہا؟ جی, ان کا رد عمل سیدھا سادہ ہے. انہوں نے تو کل پورا چیلنج دیا ہے کہ یہ جو ہیئرنگ ہے اس کو آپ پی ٹی وی پہ نشر کریں, سرکاری ٹیلی ویژن پہ نشر کریں. انہوں نے بلکہ چیلنج کیا ہے. جی بالکل, انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ تمام جماعتوں کے سربراہوں کو بٹھا کے پوچھا جائے کہ کہاں کہاں سے فنڈنگ آئی ہے. جناب سامنے آئیں, جو ہیں وہ نکالیں باہر. سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. وزیر اعظم اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ قوم کو جو ہے وہ دھوکے میں نہ رکھا جائے, بلکہ سامنے سارے پارٹی سربراہوں کو بٹھائیں, نیشنل چینل کے سارے کیمرے لگائیں, اوپن ایئر کریں اور تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. شاہین 3 میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے. رانا صاحب, پاکستان کے دفاع کے لیے یہ کتنا اہم ہوگا, یہ بتائیے گا. دیکھیں, پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین 3 میزائل کا کامیاب اور آزمائشی پرواز کا تجربہ کیا ہے. اس میزائل کی رینج کی بات میں کروں ثنیا تو یہ 2750 کلومیٹر ہے. پاکستان کی دفاع کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ ہمیں جو دشمن ہمیشہ للکارتا رہتا ہے, ہمارا ہمسایہ بھارتی, وہ ظاہرہ ہم سے جغرافیکلی بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب 2000 کلومیٹر رینج تک یہ اگر جاتا ہے تو ظاہر ہے کسی بھی کونے کے انڈیا کو ہم نشانے پہ لا سکتے ہیں. ISPR کے مطابق آزمائشی پرواز کا مقصد ہتھیاروں کے نظام کے مختلف ڈیزائنوں اور تکنیکی پہلوؤں
کی جو ہے وہ توثیق کرنا ہے۔ بحیرہ عرب کے تک دائرہ اثر رکھنے والی اس کامیاب آزمائشی پرواز کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پلانز ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل ذکی منج، لیفٹیننٹ جنرل محمد علی، کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ، چیئرمین نیسکو ڈاکٹر رضا سمر کے علاوہ سائنسدانوں اور انجینئر نے بھی دیکھا۔ تو پاکستان کے لیے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس حوالے سے جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، جس کا میں ہمیشہ اپنے پروگراموں میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو جیو لوکیشن ہے، جو دنیا کو کھٹکتی ہے، خاص طور پر وہ ممالک جو مسلمانوں کے خلاف ایک ہوئے ہیں، لابی بنی ہوئی ہے، وہ تمام پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے راستے ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے راستے ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی اور ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان پر حملہ کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو اپنے ان تمام سطح پر اپنی سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اور مؤثر کرنے کے لیے اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ظاہر ہے وقتاً فوقتاً اس طرح کی جواب دینے پڑتے ہیں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ پاکستان کو کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے، اگر تم لوگ آؤ گے تو تم لوگ بھی دنیا کے کسی خطے پر محفوظ نہیں رہ سکتے۔ رانا صاحب بتائیے، آرمی چیف نے سیالکوٹ کا دورہ کیا ہے، یہ دورہ کتنا اہم رہا ہے؟ دیکھیں، آرمی چیف نے ورکنگ باؤنڈری کی صورتحال، کیونکہ سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا وہ جموں کشمیر کا ایریا تھا اور آزاد کشمیر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کی ورکنگ باؤنڈری تھی، تو اس حوالے سے تمام جو سیالکوٹ گیریزن کا دورہ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شہیدوں کی سرزمین ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی جو جنگ انڈیا نے ہم پہ مسلط کی تھی، وہ چوڑنا کے مقام میں سیالکوٹ سے کی گئی تھی، اور یہی وہ علاقہ ہے جو جموں کشمیر کو بھی ٹچ کرتا ہے، تو یہ پاکستان کے حوالے سے بڑا ہی اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف جو ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کر رہے تھے، جیسے وہ پچھلے دنوں کوئٹہ بھی گئے، اس سے پہلے انہوں نے فینس لائن جو کے پی کے سے شروع ہوئی تھی اس کا بھی دورہ کیا، اس پر بھی بریفنگ لی، تو یہ والا سرحد بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ورکنگ باؤنڈری کی صورتحال اور آپریشن تیاریوں کے متعلق جو ہے وہ ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ آرمی چیف نے گیریزن کے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی ہے اور گونا گو خطرات کے پیش نظر مادر ملت کے دفاع کے لیے ان کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی ہے، سراہا ہے، اعلیٰ مورال اور ناقابل شکست جذبے کی تعریف کی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی چیف اپنے کسی ایک عام فوجی سے ملتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے وہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے۔ وہ مزید، ہم تو وہ مسلمان ہیں جو ویسے بھی شہادت کو جو ہے وہ گلے لگانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، تو ان کا جب چیف ان کے سر پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو ان کا حوصلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو نکیال سیکٹر ہے یا جتنا بھی سیکٹر جو ملحق ہے سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری سے، وہاں پہ آئے دن جو بھارت ہے وہ ہمیشہ نشانہ بناتا رہتا ہے۔ جو ہماری شہری آبادی ہے، جو ہماری دیہی آبادی ہے، جس میں کتنے بزرگ افراد اب تک اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنے نوجوان اپنی زندگی سے گئے، کتنے بچے اپنی زندگی سے گئے، ہمارا نیشنل میڈیا ہمیشہ ہی اس کو دکھاتا آیا ہے۔ تو بڑا ہی اہم دورہ تھا اس حوالے سے، اور ان تمام تیاریوں کے لیے ظاہر ہے آرمی چیف کو وہاں جانا پڑنا تھا، وہاں کی صورتحال دیکھنی پڑنی تھی، وہاں پہ کیسے اپنے ڈیفنس کو مضبوط بنانا چاہیے، کہاں کہاں پہ کیا کیا سکم ہے جن کو دور کرنا چاہیے، اور کیا کیا تیاریاں ہیں وہ بھی جان چکے ہیں وہاں پہ۔ تو میرا خیال ہے جو وہاں کی جو بھارت وہاں پہ مزید حملے کرنے کا سوچ رہا ہوگا یا وہاں سے اٹیک کی کوشش کر سکتا تھا آئندہ سے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے پھر سے کہہ رہا تھا ہم جواب دیں گے جواب دیں گے جواب دیں گے، اس وجہ سے وزیر اعظم بھی کہتے تھے فالس آپریشن ہوا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو وہ ممکنہ جگہ جہاں سے وہ آپریشن یا کچھ اس طرح کی ڈرپوکی کی صورت میں کام کر سکتا تھا، اب آرمی چیف پاکستان کا چپا چپا جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم ملیں گے نیکسٹ ویک میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔